everyone, welcome back to my channel that is सौम्या झा लॉ इन वेन्स। सो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 61 से 64 तक कवर किया था, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 65, 65A एंड 65B। लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस के बीच के डिफरेंस को भी देखा था, केस लॉज भी समझा था। तो इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 65A एंड 65B के बारे में। तो 65 क्या कहता है? केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन। ओके, तो सेक्शन 65 के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो सेक्शन 65 है वो सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है और कहता है कि जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एग्जिस्टेंस का किसी भी फैक्ट के बारे में, उसके कंडीशंस का या फिर कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग दिया जा सकता है इन द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस में दिया जा सकता है। अब इसके टोटल 7 पॉइंट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि 7 कंडीशंस हैं जिसमें ये सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। जो सबसे पहला कंडीशन ए बीइंग when the original is shown or appears to be in the possession of power of the person against whom the document is sought to be proved। मतलब कि जो ओरिजिनल है वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है या फिर ऐसा अपीयर होता है कि वो उस पर्सन के पोजेशन में है, उस पर्सन के पोजेशन में है जिसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, या फिर इस पर्सन के पास है, ऐसे पर्सन के पास है जिसके पास पहुंचना मुश्किल है काफ़ी, या फिर ऐसे पर्सन के पास है जिसमें कोर्ट अगर ये काम करेगी पहुंचने का तो वो काफ़ी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, या फिर ऐसा पर्सन जो कि लीगली बॉन्ड है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, बट इवन आफ्टर उसको जब नोटिस दे भी दिया जाता है सेक्शन 66 के अंदर फिर भी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस जो है उस पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस, कंडीशन या फिर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का एक्सेप्टेबल होगा। तो ये हो गया हमारा क्लॉज ए का कि किस सिचुएशन में एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, बी पॉइंट देखते हैं। व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest। तो पॉइंट बी, हमारा जो क्लॉज बी है वो ये कहता है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो एग्जिस्टेंस, कंडीशन या फिर कंटेंट जो है वो प्रूव कर दिया, वो इस बात को प्रूव कर दिया गया कि वो एडमिट किया जाएगा राइटिंग में उस पर्सन के द्वारा जिसके अगेंस्ट प्रूव हो रहा है, या तो उस पर्सन के द्वारा या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो उस सिचुएशन में एक्सेप्टेबल होगा। सी देखते हैं। व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, जब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर गुम गया है, और व्हेन द पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट कैन नॉट फॉर एनी अदर रीजन नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट और नेग्लेक्ट प्रोड्यूस इट इन रीजनेबल टाइम। या तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया, गुम गया है, या फिर जो पार्टी उसको एविडेंस को ऑफ़र कर रही थी और उसकी गलती नहीं थी उस पर्टिकुलर चीज़ के गुम हो जाने में या डिस्ट्रॉय हो जाने में, वो एक रीज़नेबल टाइम पे प्रोड्यूस कर रही है और वो एक रीज़नेबल क्लॉज के साथ प्रोड्यूस कर रही है, तो उस सिचुएशन में डी पॉइंट पे आते हैं। तो आई थिंक ए बी सी तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ए बी सी क्या कहता है। अब डी पॉइंट पे आते हैं, हम जो डी क्लॉज है वो देखते हैं। डी क्लॉज कहता है हमारा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इस नेचर का है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ईजिली मूव दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, वो ईजिली मूवेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में ई क्लॉज कहता है कि व्हेन द ओरिजिनल इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74। आगे हम पढ़ेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसमें हम पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के मीनिंग के अंदर, उसके डेफिनेशन के एम्बिट के अंदर अगर ये ओरिजिनल आ रहा है तो व्हेन द ओरिजिनल इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट उसके एम्बिट के अंदर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में एफ है कहता है कि व्हेन द ओरिजिनल इज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जब ओरिजिनल जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी इज़ परमिटेड, जिसका सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड है इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी एक्ट इंडिया का जो कि इन्फोर्सेबल है इंडिया में, तो उस चीज़ का एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है,
हमारा जी क्लॉज जो है वो ये कहता है कि व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स, जब जो ओरिजिनल है उसमें बहुत सारे अकाउंट्स हैं या फिर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, जो कि उसको बहुत ही इनकन्वीनियंट बनाता है कि वो कोर्ट में उसको लाया जाए और उसको कोर्ट में एग्जामिन किया जाए, एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज द जनरल रिजल्ट ऑफ द होल एक्शन, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एविडेंस जो होगा वो दिया जा सकता है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि इन केस A, B, C and D the secondary evidence of the contents of the document is admissible। इस केस में सेकेंडरी एविडेंस जो है उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का अवेलेबल है। तो आप मार्क कर लो A, B, C and D, ये इन चारों क्लॉज में क्या चीज़ अवेलेबल है, हमारा कंटेंट को हम एडमिसिबल कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट को एडमिसिबल कर रहे हैं। बी में, अब बी में हम जो है वो द रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल, बी में कंटेंट भी एडमिसिबल है और जो रिटन एडमिशन है वो भी एडमिसिबल है। नाउ मूविंग टू ई एंड एफ, ई में एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफाइड कॉपी है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, जो सर्टिफाइड कॉपी जैसे हम एफ में पढ़ रहे हैं, ई और एफ में, ठीक है, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट है, बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल, बस सर्टिफाइड कॉपी उस डॉक्यूमेंट की एडमिसिबल है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट में परमिट किया गया है, बट कोई दूसरी। नाउ इन केस जी, एविडेंस में बी गिवन as to the general result of the documents by any person who has examined them and who is skilled in the examination of such document। जी के केस में एविडेंस जो है वो जनरल रिजल्ट का दिया जा सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स का उस पर्सन के द्वारा जिसने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जो पर्सन है वो पोजेस करता है वैसे स्किल्स या फिर वैसे नॉलेज कि वो केपेबल है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें केस लॉज जो है हमारे वेयर एक्ट में वो भी बहुत सारे दिए, जैसे संपत सिंह वर्सेस भगवंती का केस है तो उसमें दिया, तो 65 हो गया। अब 65A और 65B समझते हैं। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B है ये ऐड किया गया था बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था बाय सब्सटीट्यूटिंग सेक्शन 59 ऑफ द सेड एक्ट। उसके सेक्शन 59 एक्ट को हटा के 65A और B को हमारा ऐड किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में। नाउ सेक्शन 65A इज ऑलवेज रेड अलॉन्ग विद सेक्शन 65B के साथ सेक्शन 65A को पढ़ा जाता है, बिकॉज सेक्शन 65A में कुछ नहीं कहा गया, बस ये कहा गया कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वो जो है वो अप्रूव किए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 65B। तो दैट्स वाई हम हमेशा 65A और 65B को साथ पढ़ते हैं। अब ये जो सेक्शन 65B है ये एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें कहा गया कि इट स्टेट्स दैट कि कोई भी जो रिकॉर्ड है जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड को कंटेन करता है अपने में, जो कि या तो प्रिंटेड फॉर्मेट में है, किसी भी पर्टिकुलर शीट पे प्रिंट किया गया है, या कॉपीड फॉर्मेट या फिर कॉपी किया गया है कहीं ना कहीं से फ्रॉम समवेयर और एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर किया गया है, या फिर रिकॉर्ड किया गया है किसी न किसी डिवाइस में, या कॉपी किया गया है, या फिर किसी भी विजुअल मीडिया में उसको रिकॉर्ड किया गया है या फिर स्टोर किया गया है या कॉपी किया गया है, उसको हम शैल बी टर्म्ड एज अ डॉक्यूमेंट। इस पर्टिकुलर सेक्शन के एस्पेक्ट में उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहेंगे। एंड इफ द टर्म स्पेसिफाइड आर सेटिस्फाइड बाय सच डॉक्यूमेंट इट शैल बी नेसेसरली एडमिसिबल विदाउट एनी प्रूविंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट इन द फ्यूचर। कि अगर ये जो टर्म स्पेसिफाई किया गया है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट, ये जो स्पेसिफाई गया ये सेटिस्फाइड हो जाता है विद इन द एम्बिट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन के एम्बिट में ये सेटिस्फाई हो जाता है, ये इट शैल बी नेसेसरली एडमिसिबल, तो वो एडमिसिबल किया जाएगा बिना किसी प्रूफ के ऑफ प्रूविंग सच डॉक्यूमेंट इन द फ्यूचर। तो ये चीज़ आपकी होगी। ओके, तो अब हम कंडीशन समझते हैं कि सेक्शन 65B में कंडीशंस क्या क्या दिए गए। बेसिकली हमारा जो बेयर एक्ट है उसमें काफ़ी 1.5 पेज का एक्सप्लेनेशन है 65B का, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट। बट हम यहाँ पे समझते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा सेक्शन कंडीशंस क्या क्या है, जो कि हमारे 2 में सब सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये कहता है सबसे पहले कि द इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेगुलर कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ बाय द पर्सन हैविंग लॉफुल कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर। तो इसमें कहा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर्सन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा जो
रेगुलर कोर्स जिसके पास रेगुलर कंट्रोल है या फिर लॉफुल कंट्रोल है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर और उसको प्रॉपर नॉलेज है, उस पर्सन के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाएगा इंफॉर्मेशन कोई भी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। Okay, so now moving towards our second condition, that is the information has been regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activities, which means कि जो information है वो कंप्यूटर पे टाइम टू टाइम डाला गया हो, इन द कोर्स ऑफ सेड एक्टिविटीज़, मतलब जैसे जैसे वो घटना हुई हो वैसे वैसे वो चीज़ डाली गई हो कंप्यूटर में, ठीक है। सी कंडीशन है हमारा, थ्रू आउट द मटेरियल पार्ट ऑफ द सेट पीरियड द कंप्यूटर वॉज ऑपरेटिंग प्रॉपरली और द इम्प्रॉपर ऑपरेशन वॉज नॉट ऑफ सच नेचर एज टू अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट्स प्रोड्यूस्ड, विच मीन्स कि जो मटेरियल पार्ट ऑफ द सेट पीरियड में, मतलब जो भी फीड किया गया है कंप्यूटर में वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा हो, या फिर अगर वो इम्प्रॉपर ऑपरेशन भी है तो वो इम्प्रॉपर ऑपरेशन इस तरीके का ना हो कि वो उस डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस तरीके से अफेक्ट कर रहा हो कि उसकी जो उसके अंदर का जो कंटेंट है उसकी एक्यूरेसी हैम्पर हो जाए, उसके कंटेंट जो प्रोड्यूस किया गया उसकी एक्यूरेसी हैम्पर हो जाए। ओके, सो अब हम अपना डी पॉइंट जो है, डी कंडीशन जो है वो देखते हैं, विच इज़ द लास्ट कंडीशन। So the condition D says that the information contained in the electronic or digital records is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of the individual's activity। ordinary course जब individual की activity उस टाइम पे उसको feed किया गया। अब इसके ऊपर हम केस लॉज देख लेते हैं। बेसिकली दो केस लॉ है, जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू। दोनों इंपॉर्टेंट केस लॉज है, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ईजिली आफ्टर द केस लॉज, ठीक है। तो जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस देखते हैं। ओके, सो नाउ द केस ऑफ जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या हुआ था, इन दिस केस जो स्पीकर था ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली हरियाणा उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था एज अ मेंबर फॉर डिफेक्शन। अ केस वॉज इंस्टीट्यूटेड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक इन टू कंसिडरेशन द डिजिटल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ केस इंस्टीट्यूट किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उसने क्या किया कि कंसिडरेशन में लिया डिजिटल एविडेंसेस को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स फ्रॉम न्यूज़ चैनल्स, दैट इज़ जी न्यूज़ के थ्रू, टेलीविज़न चैनल द आज तक चैनल एंड द हरियाणा न्यूज़ ऑफ पंजाब टुडे टेलीविजन चैनल। तो इसमें द कोर्ट हेल्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस taking into the record was relevant to the matter in dispute and was said to be admissible। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट ने लिया फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स वो रेलिवेंट था इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट को कंसीडर देखने के लिए और इसको एडमिसिबल भी माना गया। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो द नेक्स्ट केस लॉ इज स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, ठीक है, 2005 एसी 3820। इस केस में एक अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उन सारे कन्विक्शंस को लेकर और उन लोगों के कन्विक्शंस को लेकर फॉर द फॉलोड बाय द अटैक ऑन द पार्लियामेंट ऑन द 13 दिसंबर 2001 पे जो अटैक हुआ था उस चीज़ से रिलेटेड। द केस डेल्ट द मैटर ऑफ वेदर प्रूफ एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ मोबाइल और टेलीफोन रिकॉर्ड्स आर वैलिड और नॉट, कि वो वैलिड है या फिर नहीं है, उस बारे में कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द क्रॉस एग्जामिनेशन, ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट विटनेस फेमिलियर विद द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, कि जो कॉम्पिटेंट विटनेस है उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो काफ़ी फेमिलियर है कंप्यूटर के फंक्शन, और वो काफ़ी फेमिलियर था कंप्यूटर के फंक्शनिंग को लेकर ड्यूरिंग द रेलिवेंट टाइम एंड द मैनर इन विच द प्रिंट आउट्स ऑफ द कॉल रिकॉर्ड्स वर टेकन, कि जिस तरीके से कॉल रिकॉर्ड्स के प्रिंट आउट्स निकाले गए हैं वो सफिशिएंट है और वो इनफ एविडेंस प्रोवाइड करते हैं टू प्रूव द कॉल रिकॉर्ड्स एंड नो सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B clause 4 of the Evidence Act 1872 is compulsory if it can be proved effectively in the cross examination of the witness, कि कोई भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अगर वो इफेक्टिवली प्रूव हो जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में।
So guys, this was about section 65, 65A and 65B. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई थिंक आपको केस लॉज और सेक्शंस क्या कहते हैं वो समझ आ गया होगा. ऑल्सो अगर आपको प्लेलिस्ट जाननी है एविडेंस की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं. वहाँ से आप सारे पहले के एविडेंस के वीडियोस सेक्शन 65 के पहले तक एक एक सेक्शन पे मैंने वीडियो बनाया, आप कवर कर सकते हैं. ऑल्सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.